Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 16th of February 2021। तो 16 फरवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट की है। इसके साथ साथ सीसैट का कोर्स भी चल रहा है। तो दोज हु वांट टू ज्वाइन दे कैन ज्वाइन फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसर्चर्स हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड फॉसिल्स ऑफ 550 मिलियन ईयर्स ओल्ड डिकिंसोनिया, द अर्लीस्ट लिविंग नॉन लिविंग एनिमल। तो ये कहाँ मिला है आपको बताना है। ऑप्शन सर ए भीमबेटका, बी नासिक, सी गुवाहाटी या डी हम्पी। क्वेश्चन नंबर 2 इज, विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट लिविंग अब्रॉड। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया रैंक सेकंड इन द रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस ड्यूरिंग 2019। Which of the following statements are correct? One only, two only, both या none? Question number 3 is, Global Financial Stability Report 2020 was released by. इनमें से किसने रिलीज की ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ऑप्शन आर ए वर्ल्ड बैंक, बी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या डी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। So these are the questions for you today. I hope you will try to answer these questions in the comment section below. पहले हम एडिटोरियल्स देखते हैं, जैसा कि हमने पैटर्न बनाया है। पहले एडिटोरियल्स देख लेते हैं क्योंकि आज का एडिटोरियल थोड़ा ट्रिकी है। दिस एडिटोरियल फार्म लॉज एंड टैक्सेशन ऑफ फार्मर्स इज अ लिटिल बिट ट्रिकी एडिटोरियल। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में घुसने की कोशिश मत करिएगा। टफ आर्टिकल है, अगर आपने किसी ने पढ़ा हो तो आपको समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑथर का ये कहना है कि अगर हम इंडिया में अभी रिसेंटली जो एक मुहिम चली है फार्म लॉस को लाने की, वो इसलिए चली है ताकि जो लिबरलाइज कर रहा है, एग्रीकल्चर को लिबरलाइज करने का एम है। नाउ लिबरलाइज करने का मतलब क्या है कि मार्केट फोर्सेस को फ्रीली और इंडिपेंडेंटली चलने देना है। मार्केट फोर्सेस को फ्रीली और इंडिपेंडेंटली चलने देना है। अब क्यों ऑथर ने ऐसा कहा है? ऑथर ने कहा है कि जो लोग फार्म लॉज ला रहे हैं वो यही आर्ग्यूमेंट देते हैं कि अगर मार्केट फ्रीली ऑपरेट होगा तो फार्मर्स को ज्यादा इनकम मिल सकती है बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल इंपैक्ट्स। तो ज्यादा इनकम मिल सकती है, ऐसा जो वो लोग हैं जो फार्म लॉस को लाना चाहते हैं वो कह रहे हैं। अभी तक क्या होता है, जब तक ये लिबरलाइज नहीं है या फिर कहना चाहिए कि थोड़ा स्ट्रिक्ट रिजीम चल रही है, गवर्नमेंट अपने तरीके से कंट्रोल करता है जब तक, तो उसके कारण फार्मर्स को एक नेट टैक्स इनकम मिलती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये शब्द इस पे ध्यान दीजिएगा, दिस इज द नेट टैक्स्ड इनकम। अब ये नेट टैक्स्ड इनकम क्यों बोला जा रहा है ऑथर द्वारा? इसको इन्होंने इसलिए कहा है नेट टैक्स्ड इनकम क्योंकि इनको इट इज जनरली लोअर देन व्हाट दे शुड हैव बीन गेटिंग, है ना। इट इज जनरली, देखो कोई टैक्स अलग से नहीं लगता एग्रीकल्चर में, लेकिन ऑथर ने इसको नेट टैक्स्ड इनकम इसलिए कहा है क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेशनली जितना प्राइसेस है उससे घट करके इनको मिलता है, इसलिए वो नेट टैक्सेशन लग जाता है। अब जो लोग प्रोपोनेंट्स हैं फार्म लॉस के, उनका ये कहना है कि अगर फार्म लॉस एक बार आ जाते हैं तो फार्म लॉस आने के बाद फायदा ये होगा कि जो ये नेट टैक्स है ये कम हो जाएगा और उनको ज्यादा इनकम मिलने लगेगी। अब मैं एक बार थोड़ा सा समझाता हूँ आपको चीजें, किसको समझाने के लिए इन्होंने जो मतलब मेजर उठाया वो है पीएससी यानी कि प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट उठाया है। प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट सबसे, अब इसको याद करते जाओ, लिखते जाओ, जो भी समझना है समझते जाओ। ऑथर ने जो मेन फ्रेमवर्क उठाया वो है प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट। अब इसके अंतर्गत अगर इंडियन एग्रीकल्चर में देखा जाए तो -6% का प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट देखने को मिला। पीएससी पहले अगर देखो, बहुत पहले इंडिया में 2000 के टाइम पे पॉजिटिव रहता था, लेकिन अभी हाल फिलहाल का देखो 2014, 15, 16, 17 में तो हमारा जो प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट है वो -6% का है। वहीं अगर ओईसीडी कंट्रीज का देखें हम, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का देखें पीएससी, तो वो +19.6% है, और यूरोपियन यूनियन का देखें तो +9.5% है, ठीक है ना। सॉरी, +18.2 ओईसीडी का है, +19.6 यूरोपियन यूनियन का है एंड +9.5 यूएस का है। मतलब कि इन सारी कंट्रीज और जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है वहां पे पीएससी पॉजिटिव आता है, और आपके इंडिया का जो पीएससी है प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट वो नेगेटिव आता है। अब ऑथर ने समझाया कि जो आपका पीएससी है इसके दो पार्ट है। पीएससी के दो पार्ट है, वो कौन कौन से दो पार्ट है? पहला पार्ट है आपका एमएसपी, द फर्स्ट इज द मार्केट प्राइस सपोर्ट, एमएसपी जिसको मार्केट प्राइस सपोर्ट बोलते हैं, एमपीएस, सॉरी एमपीएस मार्केट प्राइस सपोर्ट, एमएसपी नहीं है, इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस सपोर्ट। और दूसरा जो आपका है वो है
बीओटी यानी कि बजटरी ट्रांसफर्स। ओके, याद रखिएगा, दीज आर द टू थिंग्स। पहला है आपका मार्केट प्राइस सपोर्ट और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका बीओटी यानी कि बजटरी ट्रांसफर्स। अब बीओटी के अंतर्गत क्या क्या आता है, बजटरी एक्सपेंडिचर ऑन पॉलिसीज दैट सपोर्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ये सारी चीजें बीओटी के अंदर आती हैं। और एमपीएस यानी कि मार्केट प्राइस सपोर्ट के अंदर क्या आता है, part of the gross transfer to producer arising from a gap between the domestic market prices and बॉर्डर प्राइजेस ऑफ अ स्पेसिफिक एग्रीकल्चर कमोडिटी। मतलब कि डोमेस्टिक प्राइजेस और इंटरनेशनल प्राइजेस के बीच में जो डिफरेंस के कारण जो आपका सपोर्ट होता है, ट्रांसफर होता है, वो एमपीएस कहलाता है। ठीक है ना, तो ये दो चीजें याद रखिएगा, एमपीएस मार्केट प्राइस सपोर्ट और दूसरा है बजटरी ट्रांसफर्स। इन दोनों से मिलकर के आपका पीएसई बनता है, यानी कि आपका क्या चीज बनती है, जो आपका प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट है वो बनता है। अब ऑथर ने कहा कि पीएसई फॉर इंडियन एग्रीकल्चर जो है दैट इज निगेटिव। ओके, तो द पीएसई फॉर इंडियन एग्रीकल्चर इज नेगेटिव इन वैल्यू फॉर एमपीएस। अब जो भी कंट्रीज का कैलकुलेशन यहां पे किया गया है ऑथर द्वारा, वो एमपीएस को बेसिस बना करके किया गया है। ऑथर ने भी यही कहा है कि हम क्या कर रहे हैं, जो लोग फार्म लॉज ला रहे हैं वो बोल रहे हैं क्या कि अगर इंटरनेशनल प्राइजेस के अकॉर्डिंग हम देखें तो ऐसा हमको कम मिल रहा है, तो अगर मार्केट फोर्सेस काम करेगी, मैं कुछ जिस समझा रहा हूं समझिएगा, उनका कहना है कि अगर मार्केट प्राइसेस को फुल्ली ऑपरेट करने दिया जाए तो ये जो निगेटिव आ रहा है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और हमको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा और फार्मर्स को ज्यादा प्राइस मिल पाएगा इससे। लेकिन वो एक चीज नहीं बता रहे हैं, वो क्या नहीं बता रहे, ऑथर कहता है कि इंटरनेशनल प्राइसेस अगर हम कंपेयर करेंगे और उसको बेंचमार्क बना के रखें तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। इंटरनेशनल प्राइसेस को आप बेंचमार्क बना ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत सारी चीज़ों से इफेक्ट होते हैं, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहते हैं। अगर जरा सी भी डिमांड सप्लाई चेंज हुई तो वो प्राइसेस चेंज हो जाएंगे, है ना, तो आप उसको रेफरेंस नहीं बना सकते। दूसरा, कई बार कंट्रीज क्या रहता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारण भी उनकी प्राइसेस का इंपैक्ट पड़ता है। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा करने लगेगा, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा तो प्राइस कम हो जाएगा, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं करेगा और उसको लिमिटेड सप्लाई में रखेगा तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ऑथर का कहना है कि ये सारी चीजें भी हैं। फिर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर मार्केट आर इनफेमसली इम्परफेक्ट, मतलब कि इंटरनेशनल अगर एग्रीकल्चर मार्केट को देखें दैट इज इनफेमसली इम्परफेक्ट, नैरो एंड डोमिनेटेड बाय मोनोपोलिस्टिक मल्टीनेशनल कंपनीज। मतलब कि ये जो मार्केट है दे आर डोमिनेटेड बाय मोनोपोलिस्टिक मल्टीनेशनल कंपनीज। इस कारण से यू कैन नॉट कंसीडर द इंटरनेशनल प्राइसेस एज द बेंचमार्क प्राइस। ठीक है ना, तो एमपीएस कैलकुलेट करते समय क्या होता है, देखो एमपीएस कैलकुलेट करते समय आपका डोमेस्टिक प्राइस और इंटरनेशनल प्राइस को लिया जाता है, जिसमें कि इंटरनेशनल प्राइस एक बेंचमार्क की तरह काम करता है। बट ऑथर का ये कहना है कि जो निगेटिव चीजें आ रही हैं ये तो इंटरनेशनल प्राइसेस करना रही है। अब इंटरनेशनल प्राइसेस जब आप एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क की तरह ले ही नहीं सकते तो आप फिर क्यों उसको ले रहे हो और फालतू उसके कंपैरिजन से आप जस्टिफाई कर रहे हो फार्म लॉस को। अब दूसरी चीज ऑथर ने बोली है, एक ऐसी चीज मिल्क प्रोडक्शन। जैसे मिल्क प्रोडक्शन तो आपको पता है कि प्राइवेट भी अलाउड है, तो ऑथर ने दिया है कि अगर मिल्क प्रोडक्शन में प्राइवेट भी अलाउड है और गवर्नमेंट का इतना इंटरफेरेंस नहीं है तो वहां तो हमको ये जो आपका पीएसई वैल्यू है पॉजिटिव मिलना चाहिए था। बट ऑथर ने कैलकुलेट करके बताया, मिल्क ट्रेड का केस स्टडी लिया और ये बोला कि यहां के लिए, मतलब मिल्क ट्रेड के लिए भी जो इंडिया में पीएसई आता है वो निगेटिव आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से जो आपका एमपीएस है या वो है इंटरनेशनल, उस कारण से उसका कोई उसका रेलिवेंस नहीं रह जाता है। अगर भाई सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर कमोडिटी में हमने चलो मान लिया आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल प्राइस से इंपैक्ट होता है एमपीएस और बीएसई और ये सब चीजें, लेकिन मिल्क में तो आपके प्राइवेट अलाउड है तो वहां पे ज्यादा हमको पॉजिटिव देखने को मिलना चाहिए बीएसई, लेकिन बीएसई वहां पे और कम आता है, मतलब बहुत ज्यादा कम आता है। ठीक है ना, तो ऑथर ने बोला कि इसका इंपैक्ट मतलब कि इतना नहीं है, इसलिए उस जस्टिफाई करना फार्म लॉस को ये बोल करके कि नहीं भैया ये है, तो वो गलत हो जाता है। यहां पे लास्ट में उन्होंने पूरी चीज लिखी है सॉरी, देखो लिखा है ए में लिखा है यूज द ओईसीडी एस्टिमेट टू हाईलाइट द ओवरऑल नेगेटिव एमपीएस फॉर एग्रीकल्चर एज अ प्रॉब्लम। मतलब कि ये बोलना कि ओईसीडी के एस्टिमेट को यूज करके आप ये बोलें कि हमारे यहाँ जो एमपीएस है वो नेगेटिव आ रहा है एग्रीकल्चर, वो प्रॉब्लम है। ठीक है ना, और वहां पे दूसरी जगह आप जब ये चीज नहीं बता रहे कि एमपीएस फिर मिल्क के लिए निगेटिव कैसे आ रहा है,
मिल्क में तो भाई प्राइवेट प्लेयर्स भी अलाउड है, मार्केट फुल्ली ऑपरेट करता है। तीसरा उन्होंने ये बोला कि आप ये चीजें ये नहीं बताते हो कि जब मतलब कि फार्म लॉस को जस्टिफाई तो कर रहे हो, लेकिन आप जो एक्चुअल मेजर है उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हो। मतलब कि जो मेन एलिफेंट इन द रूम है वो है बीओटी, यानी कि बजटरी ट्रांसफर्स। अगर हम देखें तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पे पीएसई फॉर एग्रीकल्चर आर पॉजिटिव एंड हायर देन इंडिया बिकॉज दे हैव हायर बीओटी देन इंडिया। उनका ये कहना है कि उनका बीओटी ज्यादा है इसलिए उनके पास पीएसई ज्यादा है। सिंपल सी बात यह है कि उनका ये कहना है कि उनका बीओटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि उनका पीएसई इसलिए ज्यादा है क्योंकि उनका बीओटी ज्यादा है। तो दिस इज व्हाट दे से, एंड ये चीज आप लोग डिस्कस नहीं कर रहे हो बजटरी ट्रांसफर। क्यों आप बजटरी ट्रांसफर्स नहीं बढ़ा रहे हो? आपको बजटरी एलोकेशन ज्यादा करना चाहिए, बजटरी ट्रांसफर ज्यादा करना चाहिए। तो ये चीज ऑथर ने यहां पे एक्सप्लेन की है। सिंपल सा फंडा पीएससी याद रखिएगा, एक है ना, पीएससी वाले कंसेप्ट याद। आंसर राइटिंग में आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल आएगा। प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट आंसर राइटिंग में बहुत अच्छा सा आप लिख सकते हैं। एमपीएसएस में याद रखिएगा, मैंने आपको जैसे बताया कि मार्केट प्राइस सपोर्ट हो गया एक पहला चीज, जिसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्राइसेस का डिफरेंस देखा जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। और दूसरा हो गया बीओटी यानी कि बजटरी ट्रांसफर्स। इन दोनों से मिला करके बनाते हैं। इंडिया के लिए जो एग्रीकल्चर के लिए आता है पीएससी वो निगेटिव है, लेकिन मिल्क के लिए भी निगेटिव है, जैसा कि केस स्टडी लेगा। तो आप ये जो लोग प्रोपोनेंट्स है फार्म लॉस के वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर वो मार्केट फ्रीली ऑपरेट करने लगे और प्राइवेट को अलाउ कर देंगे ये सब चीजें तो वो पीएससी हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। बट मिल्क के केस में जो कि चल रहा है ऑलरेडी, वहां के केस में तो पॉजिटिव नहीं है। तो ये इशू उठा है। दूसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दिस इंडियन इन्वेस्टमेंट एंड बीआईटीज। अब इंडियन इन्वेस्टमेंट एंड बीआईटीज ने जो आर्टिकल उठाया, ऑथर ने जो इशू उठाया वो है ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का कोलंबो पोर्ट में। आप सबको पता है कि ये जापान और इंडिया मिलकर के बनाने वाले थे, लेकिन अचानक से श्रीलंका ने बोला कि नहीं, अब जापान और इंडिया मिलकर के इसको नहीं बनाएंगे और इसको हम खुद ही बनाएंगे। ठीक है ना, दिस इज व्हाट दे हैव सेड ना। यहां पर ऑथर ने एक जो उठाया है वो उठाया है बीआईटी यानी कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी इंडिया और श्रीलंका के बीच में 1997 में बीआईटी साइन हुआ था। ठीक है ना, इंडिया और श्रीलंका के बीच में 1997 यानी कि 1997 में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की गई थी टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन ईच अदर्स टेरिटरीज। मतलब एक दूसरे की टेरिटरी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करने के लिए बीआईटी साइन किया गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था बीआईटी का, वो था कि आईएसडीएस यानी कि इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट। आईएसडीएस का मैकेनिज्म था इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट वाला मैकेनिज्म था। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये था कि एक कंट्री में दूसरी कंट्री के इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्शन दी जाएगी और इसको साथ इक्विटेबल ट्रीटमेंट किया जाएगा। फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट की बात की जाती है आर्टिकल 3(2) में, जो कि उस बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था। फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट मतलब कि एक दूसरी की कंट्री में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फेयरनेस के साथ और इक्विटी के साथ ट्रीट किया जाएगा। और एक कंट्री में एक और इंपॉर्टेंट फीचर है, उसका इंपॉर्टेंट फीचर है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर्स शुड बी केप्ट इन माइंड। मतलब कि जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस है फॉरेन इन्वेस्टर्स के उसको आपको प्रोटेक्ट करना है। फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट के अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस को आपको ऑनर करना है। ये जो केस हुआ इंटरनेशनल थंडरबर्ड गेमिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस मैक्सिको का केस है, एंड इसको बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस। द कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस अगर अपन देखें, इसका मतलब यह है कि अगर मान लो आपने कोई ऐसी बात बोली है जिस कारण से दूसरी कंट्री के इन्वेस्टर्स के अंतर्गत कुछ अरमान जगने लगे, जैसे कि इसमें जब श्रीलंका ने इंडिया को बोला कि भैया आप हमारे यहाँ ईस्ट कंटेनर टर्मिनल बनाना, तो अदानी और इन सबके अरमान जग गए कि भैया ठीक है हम आपको बनाएंगे, गुलों में रंग भरेंगे आपके, ये सारी चीजें करेंगे। लेकिन अब ये एक्सपेक्टेशंस तो आपने जगा दी, तो इसको ऑनर करना आपका था। तो ये फेलियर टू ऑनर दीज एक्सपेक्टेशंस ये डैमेज क्रिएट करता है टू द इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर्स के इंटेंशंस को डैमेज करता है, इसीलिए श्रीलंका को सू कर सकते थे। लेकिन अब एक ट्विस्ट ये है, इंडिया ने बीआईटी सारे के सारे 22 मार्च 2017 को ही खत्म कर दिए। उन्होंने ये बोला कि वो ट्रीटी से बाहर आ गए। अब दिक्कत ये थी कि अगर ये चीज में ट्रीटी के अंदर रहते तो 22 मार्च 2017 के अंतर्गत अगर ये चीज हुई होती, ये एग्रीमेंट हुआ था कंटेनर टर्मिनल वाला,
तब तो ये इनको सू कर सकते थे, लेकिन चूंकि इंडिया बाहर हो चुका था, क्यों? क्योंकि इंडिया ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिस्क एवर्स हो गया था और बीआईटीज को देख रहा था, इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट को एक ड्रॉबैक की तरह देख रहा था, एक होल्डिंग बैक की तरह देख रहा था, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वो उस चीज से बाहर आ गए 22 मार्च 2017 को। देखो लिखा भी हुआ है, द ट्विस्ट इन द टेल इज दैट इंडिया यूनिलैटरली टर्मिनेटेड द इंडिया श्रीलंका बीआईटी ऑन March 22, 2017 एंड दिस टर्मिनेशन वाज पार्ट ऑफ द मास रिपुडिएशन ऑफ बीआईटीज। बहुत सारे बीआईटीज को हमने रिपुडिएट किया था और खत्म किया था, एंड इस कारण से क्या है, वी कैन नॉट सू श्रीलंका नाउ, और इस कारण से अब श्रीलंका को हम सू भी नहीं कर सकते हैं ये बोल करके कि आपने हमारे जो कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है उसको आपने वॉयलेट किया है। तो ये वाली चीज ऑथर ने यहाँ बताई कि हमको एक इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है कि हमको बेसिकली आईएसडीएस को इतना ज्यादा निगेटिव तरीके से नहीं देखना चाहिए, और इंडिया बहुत ज्यादा प्रोटेक्शनिस्ट होता जा रहा है, मतलब बीआईटीज को हटा देना, अब अगर आप देखो तो आरसीईपी को छोड़ देना, उसको भी ज्वाइन नहीं करना, फिर हमने बीआरआई तो चलो ज्वाइन नहीं किया। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको दिखाती है कि हम रिस्क एवर्स हो चुके हैं, एंड इतना ज्यादा रिस्क एवर्स होके अगर आप अपन चाहते हैं कि इंटरनेशनली हम लोन वोल्फ की तरह डेवलपमेंट कर लें तो बहुत मुश्किल होगा इंडिया के लिए। दैट इज व्हाट ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसके बारे में हमको देखना है। यहां हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स फॉर एनईपी 2020, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। पहली चीज जो ऑथर ने बोली है द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स एंड सिंडिकेट्स और गवर्निंग काउंसिल, मतलब कि आपको एक प्रॉपर सिस्टम बनाना होगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर एंड सिंडिकेट्स, यानी कि जो गवर्निंग काउंसिल है उसके अपॉइंटमेंट का एक सिस्टम बनाना होगा, और जो भी की अथॉरिटीज हैं किसी भी यूनिवर्सिटी की उनको अपॉइंट करने का तरीका आपको रिवाइज करने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इस बार के जो एनईपी है वो बताता है कि एक नया स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। इट विल क्रिएट अ न्यू स्ट्रक्चर दैट इज बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट आएगा जो कि रिप्लेस करेगा सिंडिकेट सिस्टम को। सिंडिकेट सिस्टम मतलब कि गवर्निंग काउंसिल थी, उसकी जगह वह बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट आएगा एंड इट विल रिप्लेस द सिंडिकेट सिस्टम, है ना। अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए यहां पे रिकमेंडेशन दी जा रही है दैट स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट ब्रिंग इन बोल्ड रिफॉर्म्स की जरूरत है। क्यों? क्योंकि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर में कोशिश ये करनी चाहिए कि अभी क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट नॉमिनेट कर देती है, गवर्नमेंट नॉमिनीज जो रहते हैं उन्हीं को गवर्नर या चांसलर बनाया जाता है, तो ये सिस्टम हटा देना चाहिए। सबसे पहली बात कि पीपल हु लैक मेरिट शुड नॉट बी गिवन द पोजीशन। सिर्फ आप जी हुजूरी करके, अर्दली करके गवर्नमेंट की या इन सब चीजों को करके अगर आपको पोस्ट मिल रही है तो दैट शुड नॉट हैपन नाउ, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, और यहां पे अगर मेरिट का पर्सन नहीं आता है तो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर द एंटायर एजुकेशन सिस्टम। तो वही चीज ऑथर ने बोली कि द बोर्ड शुड कंसिस्ट ऑफ फॉर्मर वाइस चांसलर्स ड्रॉन फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज, members drawn from industry, alumni, eminent public intellectuals, principals of affiliated colleges on rotation, and members representing the non-teaching staff. The board's decision should be taken by consensus. इसके अलावा जो बोर्ड का डिसीजन है वो कंसेंसस से होना चाहिए। For the appointment of vice chancellors of universities, search committees should be constituted. एक सर्च कमिटी बनानी चाहिए, प्रॉपर सिस्टम, एक रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, प्रॉपर सिस्टम की रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है। फिर ऑथर ने यह कहा है जैसे कि द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग गवर्नमेंट नॉमिनीज, chancellor's nominees and university nominees should be stopped and it should be replaced by drawing an eminent former vice chancellor or academician of proven integrity and administrative capability for the post of the chairman। मतलब कि आपको ऐसे लोगों को लेना चाहिए जो कि eminent हो, प्लस जिनका academic record perfect रहा हो, प्लस proven integrity and administrative capability हो, ऐसे लोगों को आप चुनिए for the post of chairman। Then author ने कहा कि एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर बनाओ, जिन लोगों को आप सेलेक्ट कर रहे हो या सोच रहे हो उनके न्यूज़पेपर्स में सबसे पहले बात तो आपको वैकेंसीज का एडवर्टाइजमेंट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से लेकर के न्यूज़पेपर्स में सब जगह देना चाहिए। देन बायोडेटा ऑफ द कैंडिडेट्स मस्ट बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट। जो बायोडेटा है कैंडिडेट्स का उसको पब्लिश करो, है ना, ताकि लोगों के डोमेन में भी ये नॉलेज रहे कि किसको क्या सेलेक्ट किया जा रहा है या जो व्यक्ति सेलेक्ट किया जा रहा है क्या वो बेस्ट था, बेटर देन द रेस्ट था या नहीं। Then faculty members must mandatorily upload on the university website their annual plans for research and innovative modes of teaching। जो faculty members हैं उनको भी वेबसाइट पे अपलोड करना चाहिए कि क्या एनुअल प्लान उन्होंने बनाया है फॉर रिसर्च एंड इनोवेटिव मोड ऑफ टीचिंग, क्या एनुअल प्लान उन्होंने बनाया है फॉर टीचिंग, फॉर इनोवेटिव मोड ऑफ टीचिंग, ठीक है ना।
देयर इज एन अर्जेंट नीड टू ओवरकम द फैकल्टी शॉर्टेज ऑल्सो, जो फैकल्टी शॉर्टेज है उसको भी दूर करने की जरूरत है बाय रिक्रूटिंग टीचर्स इन ऑर्डर टू ओवरकम द एग्जिस्टिंग ट्रेंड ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल रिलाइंग ऑन द गेस्ट फैकल्टी। मतलब कि एक जो ओवरकम करना है, क्या ओवरकम करना है आपको, फैकल्टी शॉर्टेज, और जो ये आप गेस्ट फैकल्टी या अतिथि शिक्षक इन सब के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो, उस वाली प्रोसेस खत्म करके आपको रेगुलर प्रोफेसर्स लाने चाहिए। क्या क्या होता है कॉलेजेस में भी, जैसे एडहॉक फैकल्टीज पूरी क्लास लेती रहती हैं, जो एमटेक वाले बच्चे रहते हैं वही क्लास ले लेते हैं ना, बीटेक की क्लास ले लेते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आपके एक रिकॉग्नाइज जो प्रोफेसर्स हैं उनको क्लास लेनी चाहिए, तभी आपका जो शिक्षा का स्तर होगा वो बढ़ेगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने काफी रिकमेंडेशन अच्छे दिए, जैसे कि 4 ईयर कोर्सेज दैट हैव द ऑप्शन ऑफ री एंट्री एंड एग्जिट, री एंट्री और एग्जिट के ऑप्शंस भी रहेंगे, 1 और 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी रहेंगे, एंड सेटिंग अप ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट फॉर क्रेडिट ट्रांसफर, दीज आर हेल्पफुल, और ये काफी अच्छे रिफॉर्म्स है जिनकी बात की जा रही है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में। सबसे पहले आज के सवालों के जवाब दे देता हूं मैं आपको। डिकिंसोनिया जो करके मिला है अभी 550 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल, ये मिला है भीमबेटका से। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। दूसरा सवाल बहुत प्यारा सवाल था, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के रिगार्डिंग। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट लिविंग अब्रॉड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इंडिया के पास हाईएस्ट रेमिनेंस था ना कि सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट था चाइना के पास, थर्ड हाईएस्ट था मेक्सिको के पास। तीसरा स्टेटमेंट इसका आंसर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते। पहली जो देखो, एक जो पहली न्यूज है वो है टूल किट केस। अब ये टूल किट केस जिसके कारण आपके दिशा रावी को अरेस्ट किया गया है रिसेंटली, है ना, दिशा रवि को अरेस्ट किया गया है। अब दो लोगों का नाम और आया है, निकिता जैकब और शांतनु मुलुक, इन दोनों का नाम भी आया है। टूल किट केस है क्या, देखो मैं आपको सिंपल बताता हूं। टूल किट क्या होता है, देखो टूल किट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्रंट लाइन वर्कर्स इंगेज इन अ टास्क और कैंपेन। मतलब कि कोई व्यक्ति अगर किसी टास्क में लगा हुआ है, कई लोग अगर किसी टास्क में या कैंपेन में लगे हुए हैं, तो आगे क्या करना है, क्या रिसोर्सेज यूज होने हैं, किस तरीके से वो प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, या किस तरीके से वो कहना चाहिए कि पूरा डेटाबेस और कौन कौन से लोग हैं, ये पूरी चीज टूल किट के अंदर आती है। टूल किट एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपके आगे की प्रोसीजर्स को, आगे की प्रोसेसेस को, आगे के प्रावधानों को बताता है। अब टूल किट क्या था, टूल किट यहां पे था कि किस तरीके से फार्मर प्रोटेस्ट आगे चलेगा। एक्चुअली ये जो डॉक्यूमेंट था, टूल किट था, ये फार्मर प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग था, फॉर द फ्रंट लाइन वर्कर्स जो फार्मर प्रोटेस्ट में इंक्लूडेड थे। और गवर्नमेंट और जो पुलिस है उसका तो ये भी कहना है कि ये मतलब कि जो प्रो खालिस्तानी जो सपोर्टर्स रहते हैं उनके साथ ये मीटिंग की गई और निकिता जैकब शांतनु मुलुक के द्वारा, एंड देन दे फ्रेम्ड द लाइन आउटलाइन ऑफ द प्रोग्राम, ऑफ द इंटायर प्रोग्राम, जो कि 26 जनवरी को भी हमने देखा कि किस तरीके से वायलेंस हुआ। इन सारी चीजों को कनेक्ट करके फिर दिशा रावी का अरेस्ट किया गया है। नाउ निकिता जैकब एंड शांतनु मुलुक के अगेंस्ट भी नॉन बेलेबल वारंट्स हैव बीन इशूड, ठीक है ना। तो अब यहां पे मैंने आपको टूल किट बता दिया क्या है। इसके बाद ग्रेटा थनबर्ग ने क्या किया था, ये टूल किट को ट्वीट भी कर दिया था, जिसके बाद आई थिंक ये निकिता जैकब मैसेज्ड हर और दिशा रावी मैसेज्ड हर रिगार्डिंग दैट कि आप इस प्लीज ट्वीट को हटा दीजिए। देन शी एडिटेड द टूल किट एंड दोबारा उसमें उनके नाम हटा करके दोबारा से उसको अपलोड कर दिया था, है ना। तो ये सारी इश्यूज थे जो कि चल रहे हैं। नाउ देयर अरेस्ट हैज बीन देयर, एंड ये रामचंद्र गुहा हैं जो कि रिलीज दिशा रावी का स्लोगन लेकर के चल रहे हैं। कई लोग इसको अगेंस्ट भी मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, किस तरीके से आप अरेस्ट कर लो, है ना। तो दैट इज द केस विच इज गोइंग ऑन, बट टूल किट केस मैं आपको सोचा कि बता दूं, आई एम देयर। अगला जो न्यूज है वो है वर्ल्ड बैंक रिसेंटली पब्लिश्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज। याद रखिएगा क्या रिपोर्ट निकली है, वर्ल्ड बैंक ने निकाली है ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी, ठीक है ना। रिपोर्ट का नाम है ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी, एंड दिस रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। तो यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने फिर इसको रिलीज किया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है ये, ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी, एंड द रिपोर्ट मेंशंस द डिस्प्रोपोर्शनेट इंपैक्ट ऑफ अ रोड क्रैश ऑन पुअर हाउस होल्ड्स। मतलब कि जो डिस्प्रपोर्शनेट इंपैक्ट पड़ता है एक रोड एक्सीडेंट का ऑन अ पुअर हाउस होल्ड, उसको मेंशन किया जाता है। देन इट ऑल्सो थ्रोस लाइट ऑन द लिंक बिटवीन पॉवर्टी, रोड क्रैश, इनइक्वालिटी एंड वल्नरेबल रोड यूजर्स अक्रॉस इंडिया। तो इन सारी चीजों के बीच में कनेक्शन भी इस रिपोर्ट के अंतर्गत मेंशन्ड है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम।
चाइना पुल्स बैक फ्रॉम फिंगर 4, ये आप सबको पता है कि डिसएंगेजमेंट चल रहा है, तो चाइना जो है वो फिंगर 4 से पुल बैक करना शुरू कर दिया उन्होंने, है ना, कि वो 4 और 5 केजी काफी कंस्ट्रक्शन उन्होंने करना शुरू कर दिया था। सो नाउ दे आर पुलिंग बैक, दैट्स अ गुड थिंग। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। सो यू कैन ऑल्सो मूव विद मी। ज्यादा कुछ यहाँ पे तो अभी खास नहीं दिख रहा इस पेज में भी। नाउ लेदर बैक नेस्टिंग साइट कुड बी ओवररन बाय अंडमान डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे देखो नीति आयोग का एक विजन आया था अभी रिसेंटली, मैंने आपको बताया हुआ था अंडमान डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। अब अंडमान डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कारण ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है कि एक तो जाइंट लेदर बैक टर्टल की पॉपुलेशन को काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेस्टिंग पॉपुलेशन है जाइंट लेदर बैक टर्टल की, उसको काफी इंपैक्ट पड़ सकता है, ठीक है ना। Now, ये जो जाइंट लेदर बैक टर्टल है, दीज आर द लार्जेस्ट ऑफ द 7 स्पीशीज ऑफ सी टर्टल्स। तो सी टर्टल्स की 7 स्पीशीज में जो सबसे बड़े होते हैं वो आपके लेदर बैक टर्टल होते हैं, ठीक है ना। तो जाइंट लेदर बैक टर्टल बेसिकली दे आर द बिगेस्ट ऑफ द 7 सी टर्टल्स, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। आगे अगर हम बात करें कि ऑथर ने और क्या बताया इसमें, तो इन्होंने बेसिकली प्लान के बारे में बताया कि अगर पहले तो लेदर बैक टर्टल के बारे में बताया कि दे आर लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है ना। इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये शेड्यूल 1 में मेंशन्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड दे आर अकॉर्डेड हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन इन इंडिया, ठीक है ना, हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन इंडिया में है। वैसे अगर आप देखेंगे लेदर बैक टर्टल का जो IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है, याद रखिएगा वल्नरेबल स्टेटस है लेदर बैक टर्टल का IUCN स्टेटस। दे आर थ्रेटेंड स्पीशीज, वल्नरेबल के अंतर्गत आता है ना, ये भी याद रखिएगा। एंड दे आर फाउंड अक्रॉस ऑल द ओशियंस एक्सेप्ट द आर्कटिक एंड द एंटार्क्टिक। याद रखिएगा ये हर ओशियन में पाए जाते हैं एक्सेप्ट आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक। आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक को छोड़ दो तो बाकी सब में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इंडियन ओशियन की अगर हम बात करें तो दे नेस्ट ओनली इन इंडोनेशिया, श्रीलंका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इंडोनेशिया, श्रीलंका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये नेस्टिंग करते हैं अगर इधर इंडियन ओशियन की बात कर लें, ठीक है ना। तो अब ये जो डेवलपमेंट प्लान है, डेवलपमेंट प्लान के अंदर कई बीचेस रहेंगे जो कि इंपैक्ट में आएंगे, जैसे कि अंडमान आइलैंड्स पे बनाएंगे एंड दूसरा है ग्रेट निकोबार आइलैंड पे, ठीक है ना। दे आर अंडर थ्रेट ड्यू टू द मेगा डेवलपमेंट प्लान। तो ये बीचेस जो है अंडमान आइलैंड्स पे और दूसरा एक है ग्रेट निकोबार आइलैंड पे जो कि थ्रेट में रहेगा बिकॉज ऑफ दिस मेगा प्लान। नीति आयोग का एम्बिशियस टूरिज्म विजन है बेसिकली फॉर द लिटिल अंडमान के लिए। और गलाथिया बे रीजन, एक इंपॉर्टेंट टर्म यहां याद रखें, गलाथिया बे, ये लिखा हुआ है ना, गलाथिया बे ऑन द ग्रेट निकोबार। तो गलाथिया बे कहां पर है, ग्रेट निकोबार पे। थोड़ा सा मैं आपको एक मैप दिखा देता हूं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का, ठीक है। लेट मी शो यू द मैप ऑल्सो। अगर आप इसको देखो तो देखो आप देख सकते हो ऊपर सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान है, सबसे ऊपर देखो लैंडफॉल आइलैंड है, उसके बाद कोको चैनल है, लैंडफॉल आइलैंड, कोको चैनल, देन नॉर्थ अंडमान आता है। नॉर्थ अंडमान के बाद बीच में आता है देखो साउथ आइलैंड आता है, इंटरव्यू आइलैंड आता है, ठीक है ना, स्मिथ आइलैंड आता है, फिर मिडिल अंडमान आता है। मिडिल अंडमान के साइड में अगर आप देखो तो हेनरी लॉरेंस आइलैंड है, और उसके साइड में आप देखो तो ऊपर की थोड़ा बैरन आइलैंड है, देन नीचे आपका हेनरी लॉरेंस के नीचे जॉन लॉरेंस है, देन हेवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड, ये भी इनका नाम बदल के स्वराज द्वीप और ये सब शहीद ये सब कर दिया गया है। आप बताइएगा किसका नाम क्या किया गया है। देन आपका साउथ अंडमान वाला पार्ट आता है, सबसे ऊपर देखो नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान। साउथ अंडमान के बाद आता है रिटलैंड आइलैंड, डनकन पैसेज, डनकन पैसेज के बाद लिटिल अंडमान आता है। तो मतलब साउथ अंडमान के बाद आपका लिटिल अंडमान आता है, डनकन पैसेज और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डनकन पैसेज आता है। तो याद रखिएगा। फिर लिटिल अंडमान के बाद 10 डिग्री चैनल आता है और फिर कार निकोबार आइलैंड आता है। कार निकोबार के बाद आपका लिटिल निकोबार आता है, लिटिल निकोबार के बाद आपका ग्रेट निकोबार आता है। सबसे बाद नीचे आता है ग्रेट निकोबार, सबसे नीचे आता है, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा। और गलाथिया बे आपका ग्रेट निकोबार पे ही है, ठीक है ना। गलाथिया बे कहां पर है, ग्रेट निकोबार पे ही है, इसको भी याद रखिएगा। और ओंजे ट्राइबल रिजर्व भी है जो कि इसके कारण इंपैक्ट में आएगा, कुछ उसका भी एरिया रहेगा ओंजे ट्राइबल रिजर्व का। ओंजे ट्राइब भी है जो कि वहां पे लाई करती है, वहां पे 5 बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स लाई करती हैं, सेंटिनलीज हो गया, ग्रेट निकोबारीज हो गया, शोम्पेंस हो गया, ओंजे हो गया, जरावा हो गया। ये 5 ट्राइब याद रखिएगा, शोम्पेंस, ओंजे, जरावा, ग्रेट निकोबारीज एंड आपका एक कौन सी मैंने बताई, ओंजे, ठीक है ना। तो ये 5 इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है जो कि मैंने आपको बताई। आई होप यू विल रिमेंबर द नेम एज वेल। तो यहाँ पे ये डेवलपमेंट प्लान के कारण काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा एक और चीज मैं बताता हूँ कि यहाँ पे 2004 के बाद एक अंडमान एंड निकोबार इन्वायरमेंट टीम ANET, याद रखिएगा, सेटअप
proposed 2004 by the Andaman and Nicobar Environment Team, Dakshin Foundation, the Indian Institute of Science and Andaman and Nicobar Forest Department to monitor how turtle population have responded after the devastating earthquake. तो सुनामी के बाद ANET द्वारा एक इंस्टीट्यूट बनाया गया था, दक्षिण फाउंडेशन, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड अंडमान एंड निकोबार फॉरेस्ट डेवलपमेंट। तो वहां पे ये देखने के लिए कि किस तरीके से इंपैक्ट पड़ा है ऑन द टर्टल्स एंड ऑल, और ये पता चला था कि काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, काफी ज्यादा इस रीजन में इंपैक्ट पड़ा है। इसके अलावा गलाथिया बे वॉज प्रपोज्ड एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1997 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टर्टल्स। गलाथिया बे को तो एक टर्टल्स के प्रोटेक्शन के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में 1997 में ही प्रपोज कर दिया गया था। इसके अलावा देयर इज अ नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान गोइंग ऑन, है ना, जो कि अभी 1 फरवरी 2021 को ही रिलीज हुआ है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हैं दे आर प्रोमिनेंट इन द नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान। याद रखिएगा, नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान अभी 1 फरवरी 2021 को रिलीज किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और उसमें बिल्कुल बताया गया है कि टर्टल पॉपुलेशन को काफी ज्यादा थ्रेट पहुंचती है अगर आप जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है उसको वायलेशन करते हो, या अगर आप कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाते हो, कोई भी पोर्ट बनाते हो, कोई कंट्री कोई जेटीज बनाते हो, रिजॉर्ट बनाते हो, इंडस्ट्रीज बनाते हो, दे आर मेजर थ्रेट टू द टर्टल पॉपुलेशन। तो जो ये आपका विजन है, टूरिज्म विजन है, वो अगेंस्ट जाता है आपका नेशनल मैरीन एक्शन प्लान के। तो नेशनल मैरीन एक्शन प्लान के अगेंस्ट जाता है। दिस इज व्हाट हैज बीन सेड इन द रिपोर्ट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है जिसके बारे में डिस्कस करना है। सो यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे तो कोई ऐसी न्यूज नहीं है। नाइजीरियाज ओकोंजो इवियाला अपॉइंटेड एज WTO हेड। तो नाइजीरिया की नगोजी ओकोंजो इवियाला जो है, शी हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल एंड फर्स्ट अफ्रीकन हेड ऑफ द बेलगार्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट फीमेल एंड फर्स्ट अफ्रीकन हेड जो है, शी इज द एनगोजी ओकोंजो इवियाला। तो दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। एंड बांग्लादेश अथॉरिटीज सेंड मोर रोहिंग्यास टू आइलैंड्स। कौन से आइलैंड की हम बात कर रहे हैं? यहाँ बात कर रहे हैं भाषणचार आइलैंड की, ठीक है ना। भाषणचार आइलैंड है ना, तो यहाँ पे इनको भेजा जा रहा है, विच इज स्पेसिफिकली डेवलप्ड टू अकोमोडेट 1 लाख रोहिंग्या, ठीक है ना। 1 लाख रोहिंग्यास को रखने के लिए बात चल रही है इन द भाषणचार आइलैंड। काफ़ी ज़्यादा रिस्की है ये, क्योंकि ये हमेशा फ्लड जोन में रहता है, इस कारण से काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, ठीक है ना। एक्सपोर्ट सर्चेस 6.2%, इम्पोर्ट राइज 2%। तो एक्सपोर्ट जो है उसमें 6.2% का सर्च देखने को मिला है, इम्पोर्ट जो है उसमें 2% का इंक्रीज देखने को मिला है ना। इकोनॉमिक सर्वे ने बताया था क्या कि दोनों में ही डिक्रीज देखने को मिला था, है ना। नाउ देयर हैज बीन इंक्रीज, थोड़ा थोड़ा दोनों में बढ़ोतरी देखने। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।